वंश के बारे में जानने वाले हैं। सो दोस्तों, वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, इसलिए आप हमारे इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। और दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारत पर मोहम्मद गौरी के आक्रमण। 1175 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने सबसे पहले मुल्तान पर आक्रमण किया था। वहीं 1178 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने गुजरात पर आक्रमण किया, परंतु भीम द्वितीय ने अपनी योग्य और साहसी विधवा मां नायका देवी के नेतृत्व में आबू पहाड़ के निकट मोहम्मद गौरी का मुकाबला किया और उसको परास्त कर दिया। यह भारत में मोहम्मद गौरी की पहली बड़ी पराजय थी। वहीं 1179 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने पेशावर को जीत लिया। 1185 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने सियालकोट को जीता और वापस चला गया। 1186 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने पुनः लाहौर पर आक्रमण किया और 1191 ईस्वी में भटिंडा के निकट तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की पराजय हुई। जी हाँ दोस्तों, मोहम्मद गौरी जो है कई बार जीतने के बाद 1991 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध में हारा था। वहीं दोस्तों, 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ, जिसमें मोहम्मद गौरी की सहजता और श्रेष्ठ युद्ध प्रणाली के कारण मुसलमानों की जीत हुई। वहीं गोविंद राय इस युद्ध में मारा गया। जी हाँ दोस्तों, तराइन का द्वितीय युद्ध जो है वह मोहम्मद गौरी और गोविंद राय के बीच हुआ था, जिसमें गोविंद राय जो है युद्ध में मारा गया था। वहीं दोस्तों, 1193 ईस्वी में दिल्ली भारत में गौरी के राज्य की राजधानी बन गई। जी हाँ दोस्तों, वहीं 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध। 1194 ईस्वी में जयचंद एवं मोहम्मद गौरी के बीच हुआ, जिसमें जयचंद की हार हुई। परिणाम स्वरूप अजमेर पर मुसलमानों का प्रत्यक्ष आधिपत्य स्थापित हो गया। 1195 से 1196 ईस्वी में मोहम्मद गौरी पुनः भारत आया था। इस बार उसने बयाना को जीता और ग्वालियर पर आक्रमण किया। 1196 ईस्वी में अजमेर के संस्कृत विश्वविद्यालय के स्थान पर 2.5 दिन का झोपड़ा नामक एक अन्य विख्यात मस्जिद को बनवाना आरंभ किया गया, जो 1200 ईस्वी में पूर्ण हुआ था। जी हाँ दोस्तों, वहीं 1205 ईस्वी में मोहम्मद गौरी जो है पुनः भारत आया। झेलम और चिनाब नदी के बीच उसका खोखरों से मुकाबला हुआ। 15 मार्च 1206 ईस्वी में गजनी वापस जाते समय मार्ग में सिंध नदी के तट पर दमयक नामक स्थान पर शाम की नमाज पढ़ते समय मोहम्मद गौरी पर खोखर जाति के युवक के नेतृत्व में कुछ व्यक्तियों ने अचानक आक्रमण करके उसका कत्ल कर दिया तथा उसके शव को गजनी में दफनाया गया। मोहम्मद गौरी ने अपनी विजित प्रदेशों की जिम्मेदारी जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप दी थी। जी हाँ दोस्तों, अब चलिए जान लेते हैं हम लोग दिल्ली सल्तनत यानी दिल्ली के सल्तनत के प्रमुख वंश के बारे में। दोस्तों, शासक और शासन काल बताएंगे हम आपको।
गुलाम वंश के सबसे पहले आ जाते हैं। उसमें थे कुतुबुद्दीन ऐबक, जो 1206 से 1210 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। इन्होंने 4 साल तक शासन किया था। उसके बाद आते हैं आराम शाह। इन्होंने 1210 से 1211 ईस्वी तक शासन किया था। लगभग 11 वर्षों तक इनका शासन चला। इसके बाद आते हैं इल्तुतमिश। ये 1211 ईस्वी से 1236 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। जी हाँ दोस्तों, ये लगभग 25 साल तक शासन किया था। वही उसी बाद आते हैं रुकनुद्दीन फिरोज, जो 1236 ईस्वी में तक ही शासन किए। और उसके बाद आई राजिया बेगम, जो 1236 से 1240 ईस्वी तक शासन किया था। यह इल्तुतमिश की पुत्री थी। उसके बाद दोस्तों मुइजुद्दीन बहराम शाह थे, जो 1240 से 1242 ईस्वी तक जिन्होंने शासन किया। उसी के बाद आए अलाउद्दीन मसूद शाह, जिन्होंने 1242 से 1246 ईस्वी तक शासन किए। उसके बाद आए नसीरुद्दीन महमूद, जिन्होंने 1246 से 1266 ईस्वी तक शासन किए। उसके बाद आए बलबन, जो 1266 से 1287 ईस्वी तक शासन किए। उसके बाद दोस्तों कैकुबाद एवं शमसुद्दीन क्यूमर्स आए, जो 1287 से 1290 ईस्वी यानी 3 सालों तक ये लोग शासन किए। चलिए अब हम लोग जान लेते हैं दोस्तों खिलजी वंश के बारे में। कुछ महान योद्धा और कितने साल तक शासन किए उसके बारे में। जलालुद्दीन खिलजी थे, जो 1290 से 1296 ईस्वी तक शासन किए थे, लगभग 6 वर्ष तक। उसके बाद आए अलाउद्दीन खिलजी, जो 1296 से 1316 ईस्वी तक शासन किए, लगभग 20 सालों तक। उसके बाद आए कुतुबुद्दीन मुबारक। ये दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं है, बल्कि कुतुबुद्दीन मुबारक है, जो 1316 से 1320 ईस्वी यानी 4 वर्षों तक इन्होंने भी शासन किया था। यदि दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। वही दोस्तों इसके बाद तुगलक वंश की स्थापना की गई, जिसमें गयासुद्दीन तुगलक जो है वो स्थापना किए। और 1320 से 1325 वर्षों तक यानी मात्र 5 वर्ष तक ये शासन किए। उसके बाद आए मोहम्मद बिन तुगलक, जिन्होंने 1325 से 1351 ईस्वी तक शासन किया। उसके बाद आए फिरोज तुगलक, जिन्होंने 1351 से 1388 ईस्वी तक शासन किए। उसके बाद अन्य शासक जो आए वह 1388 से 1412 तक उन्होंने शासन किया था। उसके बाद दोस्तों उद्भवन हुआ सैयद वंश का, जिसमें थे खिज्र खां इसके संस्थापक थे। और 1414 से 1421 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। उसके बाद आए मुबारक शाह, जो 1421 से 1434 ईस्वी तक शासन किया था। उसके बाद आए मोहम्मद शाह, जो 1434 से 1445 ईस्वी तक शासन किया था। उसके बाद आए अलाउद्दीन आलम शाह, जो 1445 से 1450 ईस्वी तक जिन्होंने शासन किया था। फिर दोस्तों उसके बाद जो आखिरी वंश है वो है लोदी वंश, जिसका संस्थापक थे बहलोल लोदी। वह 1451 से 1489 तक शासन किया बहलोल लोदी ने। उसके बाद आए सिकंदर लोदी, जो 1489 से 1517 तक शासन
ये थे। और उसके बाद आए इब्राहिम लोदी जो 1517 से 1526 ईस्वी तक जिन्होंने शासन किया था। वेल दोस्तों, चलिए जान लेते हैं कि दिल्ली सल्तनत के प्रमुख वंश एवं उनका कार्यकाल के बारे में। वंश और का शासनकाल। दोस्तों, सबसे पहले नाम पर आता है गुलाम वंश, जिसका शासनकाल सबसे ज़्यादा माना जाता है। वह 1206 से 1290 ईस्वी तक शासन किए थे। और गुलाम वंश का जो संस्थापक था वो दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक था, जो एक गुलाम था और अपने ही मालिक को मारकर वह गुलाम वंश की स्थापना किया और राजा बन गया और लगभग 4 वर्षों तक गद्दी पर बैठा रहा। उसके बाद दोस्तों खिलजी वंश हुआ, जो 1290 से 1320 ईस्वी तक चला। उसके बाद हुआ तीसरा दोस्तों तुगलक वंश, जो 1320 से 1414 ईस्वी तक था। उसके बाद सैयद वंश आया, जो 1414 से 1451 ईस्वी तक था। उसके बाद दोस्तों आया आखिरी में लोधी वंश, जो 1451 से 1526 ईस्वी तक बना रहा। फिर दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग भारत पर मोहम्मद गौरी का आक्रमण, दिल्ली सल्तनत यानी दिल्ली सल्तनत के प्रमुख वंशों के बारे में और दिल्ली सल्तनत के प्रमुख वंश और उनका कार्यकाल के बारे में हम लोग जाने। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को